नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हाथरस में बेटी से दरिंदगी से पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है। गैंगरेप पीड़ित तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली बार ये पता चला है कि उस बेटी के साथ कैसी हैवानियत की गई थी। ये दास्तां सुनकर आप दहल जाएंगे, आप कांप उठेंगे। हाथरस केस में पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। पीड़ित की गर्दन पर 8 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क यानी कटे हुए का निशान है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के भी मोटे निशान सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि इस बेटी के साथ कितनी बदसलूकी, कितनी दरिंदगी, कितनी हैवानियत की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के मोटे निशान नजर आए हैं। हाथरस केस में पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। क्या क्या बातें लिखी गई है वो आप देखिए। गला दबाने के मोटे निशान जैसे गर्दन पर दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 15 सेंटीमीटर लंबा लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है। लिगेचर मार्क की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। आपने देखा था वो पीड़ित बच्ची ठीक से मुड़ तक नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी पैरालिटिक हो गई थी। इसके पीछे वजह क्या है आप वो रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो साफ साफ लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिगेचर मार्क किस तरीके का पाया गया है वो आप देखिए। फ्रैक्चर जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर नजर आ रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी में ये फ्रैक्चर है। इसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन के निशान यानी गला दबाने के निशान जिस तरीके के हैं वो गर्दन पर पाए गए हैं, क्योंकि दुपट्टे से गला दबाया गया था, वो निशान भी नजर आते हैं। इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं। ये एक 19 साल की लड़की हाथरस की निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई उसकी गवाही चीख चीख कर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है। हाथरस से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं? ये रिपोर्ट क्या बताती है? उस बेटी के साथ क्या हुआ था? जी देखिए, जो हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत हुई थी उसकी दास्तान ये बताती है। जो पीएम रिपोर्ट है और जो एमएलसी रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरह से पहले दुपट्टे से उसके गले को खींचा गया और उसको फिर घसीटा गया। लगभग 10 से 20 मीटर तक उसके गले में दुपट्टा डालकर उसको घसीटा गया खेत के अंदर, जिसके चलते उसके गले की हड्डी टूट गई। इतना ही नहीं, बाद में दुपट्टे से उसका गला घोटने की भी कोशिश की गई और जब उसको घसीटा गया तो उस जो बाजरे के जो टूटे हुए जो हिस्से थे वो उसके पीठ में चुभे, जिसके चलते 3-4 जगह पीठ में उसके गहरे जख्म आए हैं और साथ जिसके चलते बाद में धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो पैरालिसिस होने लगी। जो नीचे का हिस्सा है उसकी गर्दन टूट गई थी, जो नीचे का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे पैरालिसिस होने लग गया। सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा तो बोल सकती थी, लेकिन बाकी जो शरीर के जो बाकी हिस्से थे उसका वो मूवमेंट नहीं कर पाई थी और आखिरकार वो उसने दम तोड़ दिया, जिसमें उसको लंग्स में दिक्कत हुई और उसको एक हार्ट अटैक भी आया, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। तो ये पूरी गवाही देता है, ये पूरी दास्तान बताता है किस हद तक दरिंदगी की गई और कैसे वो 10 से 12 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रही। हाथरस की इस बेटी के साथ, हाथरस की इस निर्भया के साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई। ये किस मंशा से वहां पर पहुंचे थे? क्या घात लगाकर इंतजार कर रहे थे इस बेटी का? अभी तक की जो भी जांच पड़ताल हुई है, जो भी पीड़ित परिवार ने अब तक कहा है, क्या क्या बयान दिया है? जी देखिए, बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जो ये दरिंदे थे वो पहले से तैयार थे, घात लगाकर बैठे थे, क्योंकि लड़की खेत पर अपनी माँ और अपने भाई के साथ घास काट रही थी। उनको पहले से पता था। उन्होंने देखा कि भाई घास की गठरी लेकर गांव गया है खेत से, जो वहाँ से करीब 200 मीटर दूर है, और फिर भी इन्होंने इंतजार किया। जब खेत अपनी माँ से ये बेटी जो है थोड़ा दूर आई, करीब 20-25 मीटर दूर आई, बाजरे के खेत के किनारे आई, तब पीछे से जो इसका दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था पीछे से इसको खींचा गया खेत के अंदर। यानी कि पूरी तैयारी के साथ ये दरिंदे आए थे, इन्होंने घात लगा कर इंतजार किया और उसके बाद उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। आनंद, एक बार फिर से मैं ये रिपोर्ट फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को दिखा रही हूं। आप इसमें देखिए, एक एक निशान के बारे में, एक एक दरिंदगी के बारे में, उस वहशीपन के बारे में इस पूरी डिटेल रिपोर्ट में गवाही है। किस तरीके से उसके गले को घसीटा गया, उसके शरीर को घसीटा गया, गले को उसके दुपट्टे से दबाया गया, उसके निशान नजर आ रहे हैं, उसकी
बोन फ्रैक्चर हो गई, उसकी गले की हड्डी टूट गई, कितनी बेरहमी उस लड़की के साथ की गई, और अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन अभी भी इंतजार आनंद किया जा रहा है एफएसएल रिपोर्ट का भी। इस एफएसएल रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दीजिए, ये रिपोर्ट कब आएगी? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं, बोलते वक्त जुबान कांपती है। इसे पढ़कर यह महसूस होता है उस बच्ची के साथ क्या दरिंदगी हुई थी। वो पीड़ित परिवार इस वक्त खून के आंसू रो रहा होगा। जी बिल्कुल, पहले तो पुलिस ने इस मामले में रेप का मामला ही दर्ज नहीं किया गया सिर्फ, और जो आरोपी है सिर्फ एक को आरोपी बनाया गया, संदीप को। लेकिन बाद में जो लड़की से बयान लिया गया, लड़की ने उसके साथ जो दरिंदगी हुई है जब उसको बताया और आरोपियों के नाम बताए, तो बाकी जो दरिंदों के नाम इसमें जोड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और गैंग रेप की धाराओं को लगाया गया। हालांकि अभी भी बार बार प्रशासन और पुलिस ये कह रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है और बाकी जो रिपोर्ट है उसको फाइनल ओपिनियन के लिए एफएसएल को भेजा गया। उसके आने के बाद ही सारी तस्वीर सामने आ पाएगी। तो कहीं न कहीं प्रशासन अभी भी, पुलिस अभी भी अपनी नाकामी को छुपा रहा है। ना पहले वो बेटी को एक सुरक्षित माहौल दे पाए, ना वो उसकी जान बचा पाए। जब उसके साथ ये घटना हुई, वो घटना को रोक नहीं पाए, उसका सही इलाज नहीं कर पाए, उसको न्याय नहीं दिला पाए, और साथ ही साथ आखिरी वक्त में जो एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार होता है, पुलिस और प्रशासन वो तक उस हाथरस की बेटी को नहीं मुहैया कर पाए। तो प्रशासन और पुलिस सवालों के घेरे में, व्यक्ति की भी गरिमा होती है, उसके परिवार की भी इच्छा होती है, लेकिन हाथरस केस में पुलिस प्रशासन पर इसी बात पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश जरूर कर रहा है। प्रशासन ने गांव में मीडिया की एंट्री को रोक दिया है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जहां से खड़े होकर इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको गांव के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। डीएम एसपी ने पूरा बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया है। तो वहीं पीड़ित के गांव के पास भी धारा 144 लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका और राहुल गांधी आज हाथरस जाने वाले हैं। इससे पहले यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। माना कि राजनीतिक कारणों की वजह से किसी राजनेता के आप वहां पर आने से रोक की वजह से बॉर्डर आप सील कर दें, आप प्रियंका गांधी को ना आने देना चाहें, आप राहुल गांधी को वहां पर ना आने देना चाहें, लेकिन मीडिया को रोकने के पीछे आनंद क्या वजह है? क्यों मीडिया को वहां पर जाने से रोका जा रहा है? हम जानेंगे आपसे, पहले बयान सुनिए आप। बॉर्डर है वो सील किए हुए हैं, और इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है कि मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। हमारे यहाँ पे मैं बता दूँ, धारा 144 लगी हुई है और 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, और हम उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करेंगे। एक तो पहला कि एसआईटी टीम काम कर रही है, तो उनको थोड़ा अलग से काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, और दूसरा कि चूँकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आवागमन ऑलरेडी हो चुका है, गांव में बहुत दूर दूर से लोग भी आ चुके हैं, तो कोरोना के भी, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 पुलिसकर्मी, उनमें कोरोना के प्राइमरी लक्षण पाए गए थे, उनको भी आइसोलेट किया गया है। जिनको कि कोरोना की टेस्ट हम लोग शाम को कराएंगे, वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, वो भी शिकायत कर रही हैं तबीयत ख़राब होने की। तो सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है कि एक बार ज़रा यहाँ पे जो चेकअप करवा लें, देख लें। तो इन सब को देखते हुए मीडिया को रोका गया। मीडिया ही नहीं, जो बाहर से आने वाले अन्य जो लोग हैं उनको अभी रोका जा रहा है कि एक तो कि कोरोना की वजह है, और दूसरा एसआईटी निष्पक्षतापूर्ण काम कर ले, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी रोका है। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसकी पुष्टि के लिए वो एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसका वो वेट कर रहे हैं। तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आ जाएगी, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे, उसके बाद उससे दिया जाएगा फैसला। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी है, और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है, और एफएसएल की जांच के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि उसमें उनका रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट उसमें मंतव्य उसमें नहीं दिया गया। जो साइंस होते हैं बॉडी पर, वो इस टाइप के साइंस उनको नहीं मिले हैं, और उन्होंने इसीलिए उसको एफएसएल के लिए भेजा।
प्रशासन पर पीड़ित के शव का परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार का आरोप है, लेकिन डीएम के बाद आज एसपी ने भी ये दावा किया कि परिवार की सहमति के साथ ही अंतिम संस्कार किया गया, जबकि पीड़ित के भाई ने साफ कहा कि अंतिम संस्कार के लिए परिवार की रजामंदी नहीं ली गई। पुलिस प्रशासन ने जबरन रात के वक्त ही अंतिम संस्कार कर दिया। जैसा आपको पता है कि सुबह ही पीड़िता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद लगभग दोपहर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अस्पताल के कुछ हंगामे आदि की वजह से समय से शव उनके गृह गांव में नहीं आ पाया था। साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि, जैसा अस्पताल के पास भी आपने देखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ भी बिगड़ने के चांसेस थे। इन सब को देखते हुए तथा ये भी बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा और परिजनों की पूर्ण सहमति से शव का अंतिम संस्कार पुलिस और प्रशासन की मदद से देखरेख में रात को ही करा लिया गया था। अंदर हमारे डीएम एसपी सब लोग आए हुए थे, यहाँ मेरी थोड़ी बहस भी हो गई, उनसे बात भी की मैंने। वो लोग थोड़ा चिल्ला भी रहे थे मुझ पे कि मतलब लड़की को यहाँ डाल के रखना सही नहीं है, ऐसा वैसा। हमने हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है, हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, इतनी जबरदस्ती इतनी ना करें हमारे। गेट क्यों बंद किया? गेट क्यों बंद किया? घसीट के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं हमारे पास। नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? अंतिम संस्कार कर दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमें नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं अंतिम संस्कार हमने अभी तक अपनी बहन को देखा ही नहीं है। परिवार का आरोप सुना आपने, अभी तक बहन को देखा भी नहीं था, किसी तरीके से गेट के अंदर बंद है क्योंकि पुलिस वाले घसीट कर ले जा रहे हैं और अब मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया। आनंद, क्या बेटियों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश की पुलिस मीडिया की एंट्री बैन करके करेगी? झूठ बोलकर करेगी? जी बिल्कुल, इतने सवालों के घेरे में अगर हाथरस का पुलिस और प्रशासन आया, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन ने सबक नहीं सीखा है। पहले ये एक के बाद एक गलतियां करते गए और उसके बाद अब ये मीडिया को ही बाहर कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार 3-4 दिनों से मीडिया इस मामले को उठा रहा है, पुलिस और प्रशासन की जो नाकामी रही है उसको सामने ला रहा है, तो अब इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि मीडिया की एंट्री गाँव में बंद कर दी है। ये तर्क ये दे रहे हैं कि SIT के काम में इससे बाधा पहुंचेगी और एक अजीब सा तर्क दिया है कि जो 3 सुरक्षाकर्मी जो पिछले कुछ दिनों से गांव की सुरक्षा में और परिवार वालों की सुरक्षा में लगे थे, उनको कोरोना के सिम्टम्स है, इसलिए भी मीडिया को बाहर रखा गया है। तो अगर कोरोना के चलते मीडिया वालों को बाहर रखा गया तो इतने उच्च अधिकारी और जो SIT के टीम मेंबर्स है उनको फिर अंदर क्यों जाने दिया गया? वो क्यों अंदर है? क्या उनको कोई कोरोना का खतरा नहीं है? यानी कि ऐसा ये तर्क दिया जा रहा है जो गले नहीं उतारा। जाहिर तौर पे प्रशासन और पुलिस चाहता है कि इस मामले की जो सच्चाई सामने नहीं आ पाए। अगर SIT वाकई ईमानदारी से जांच कर रही है, करना चाहती है, तो उसको मीडिया के सामने ये करना चाहिए। आप दूरी बना सकते हो, मीडिया को दूर रख सकते हो ताकि मीडिया से आपके काम में कोई बाधा ना पहुंचे, लेकिन मीडिया को 2 किलोमीटर दूर कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये बताता है कि कुछ ना कुछ जरूर छिपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो इस वक्त पर्दे के पीछे है, जिसे प्रशासन सामने नहीं लाने देना चाहता है। आनंद, आप